डियर फार्मा एस्पायरेंट्स, आप सभी फार्मा एस्पायरेंट्स को अपकमिंग फार्मा एग्ज़ाम्स जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी तैयारी और अच्छी हो सके इसलिए फार्मा स्टडी चैनल आपके लिए एक बार फिर लाया है एक नया वीडियो जिसमें हम इस बार ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, टू डिटरमाइन कार्डियक आउटपुट बाय डाई डाइल्यूशन मेथड कॉमनली प्रेफर्ड डाई इज। सबसे पहले तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इवांस ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट, मिथिलाइन ब्लू, पीएसपी। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है इवांस डाई। अब ये होता क्या है, बहुत जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ आपका। कार्डियक आउटपुट पता करने के लिए हम बॉडी में एक वेन से, एक आर्टरी से एक तरफ से डाई इनपुट करते हैं और दूसरी तरफ से आउटपुट करते हैं सिंगल सर्कुलेशन में। ये ध्यान देने वाली बात है, सिंगल सर्कुलेशन में, एक सर्कुलेशन में डाई एक तरफ से दी कितनी निकली इससे पता कर लेते हैं। एक ग्राफ बनाया जाता है और टाइम और आउटपुट का, उससे पता कर लेते हैं कि आखिर कार्डियक आउटपुट कितना हो रहा है, हार्ट कितना काम कर रहा है। ये होता है डाई डाइल्यूशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहेली ओरल कंट्रासेप्टिव कॉन्टेंस। अब इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, जी पैट ईएसआईसी में तो ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके दो रीज़न हैं। पहला तो ये बहुत ही कॉमन और गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोटेड मेडिसिन है जो कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की तरह गांव देहात शहर हर जगह फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर आती है, गवर्नमेंट का फोकस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। सेकंड रीज़न जो इसका है सबसे ज़्यादा वो ये है कि ये मेडिसिन इंडिया ने डिस्कवर की थी। इंडिया में आपको पता होगा सीडीआरआई का नाम आपने सुना होगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लखनऊ में, हमारे लखनऊ में है ये सीडीआरआई। सीडीआरआई ने सबसे पहले इस मेडिसिन में जो कंपोनेंट है, जो केमिकल कंपोनेंट है उसको खोजा था और उसके बाद ये मेडिसिन मार्केट में सहेली के नाम से आई थी। तो उस कंपोनेंट का नाम का एक क्वेश्चन तो ये आया। एक पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि हु डिस्कवर्ड सहेली। तो जो सहेली का डिस्कवरी है वो की थी सीडीआरआई लखनऊ ने। सेकंड क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सहेली। तो जैसे कि इन्होंने पूछा हुआ है कि सहेली ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है। चार ऑप्शन है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, सेंट्रोमेन। तो सही ऑप्शन है इसमें सेंट्रोमेन। इसका दूसरा नाम ये कई बार कई एग्जाम्स में इस तरीके से पूछ लिया गया है, ऑर्मेलॉक्सीफेन। और तो ये ऑर्मेलॉक्सीफेन जो है ये वो केमिकल है जिसको बाद में सेंट क्रोमेन के नाम से जाना गया। यहाँ सेंट क्रोमा लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम सेंट क्रोमेन है। तो सेंट क्रोमेन या ऑर्मेलॉक्सीफेन, ये दो नाम आप याद कर लीजिए। दोनों एक ही मेडिसिन का नाम है जिसका मार्केटेड नेम सहेली है। तो ये इस तरीके से सवाल यहाँ से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सहेली के में कंपोजिशन क्या है, तो सेंट क्रोमेन दे देगा, या ऑर्मेलॉक्सीफेन भी दे सकता है, या तीसरा सवाल ये पूछ सकता है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये आया है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। वहाँ ये एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन की तरह भी इसको पूछा जाता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाई। अब जितने भी हार्मोन से कहाँ से सिक्रीशन होता है, किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, ये बेसिक आपको रटा होना चाहिए। इसके लिए चार्ट भी अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी पहले इस सवाल को देख लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाई एंटीरियर पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये चार ऑप्शन इन्होंने दे दिया। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है आप सभी को पता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर ना पता हो तो आपके लिए ये देखिए, मैं एक चार्ट लाया हूँ। आप इस चार्ट को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ध्यान से देखिए, पढ़ लीजिए पूरा। इसमें मैंने पूरा ये चार्ट जो दिया हुआ है कि कौन सा हार्मोन है, इसका टारगेट टिश्यू क्या है, क्या कहाँ का ऐड करता है, क्या फंक्शन करता है और इसका सोर्स क्या है। तो जैसे यहाँ पूछा गया ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन देखिए, इसमें जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारा कहाँ से निकलता है, ये इस चार्ट्स को देख के हम पता कर सकते हैं। उसके बाद जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, एल्डोस्टेरॉन है, ऑक्सीटोसिन है, एडीएच है, मेलेटोनिन है, पैराथायराइड है, थायरॉक्सिन है, कार्टिसोल है, इपिनेफ्रिन है, नॉन इपिनेफ्रिन है। ये सारे जितने भी हार्मोन्स हैं उनके सोर्स इधर हो गए और फंक्शन हो गए और जो टारगेट टिश्यू है वो हो गया। तो इस तरीके से इस चार्ट को अगर आप याद कर लेते हैं तो कौन सा हार्मोन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, उसका फंक्शन क्या है, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लास्ट जो है वो आपका हो गया सोर्स का, और जब शुरुआती हो गया वो हो गया हार्मोन्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट सेंसेस फॉल अंडर द कीमो रिसेप्टर, कौन से सेंसेस है जो कीमो रिसेप्टर की मैकेनिज्म पे काम करते हैं? हियरिंग एंड स्मेल, टच एंड हियरिंग, विजन एंड टेस्ट, टेस्ट एंड स्मेल। तो टेस्ट और स्मेल ही ऐसा है जिसमें कोई केमिकल होना ज़रूरी है, उस केमिकल को जो केमिकल का स्ट्रक्चर या केमिकल का जो भी कंपोजिशन, उसकी वजह से हमारे जो बॉडी के रिसेप्टर हैं वो पहचानते हैं उसको, तो इसको बोलते हैं कीमो रिसेप्टर। ऐसा रिसेप्टर जो केमिकल को पहचान जाए, तो कीमो रिसेप्टर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, हियरिंग होगा नहीं, तो इसलिए पहला गलत है। टच एंड हियरिंग में टच नहीं होगा, हियरिंग नहीं होगा, विजन एंड टेस्ट में विजन नहीं होगा, तो ये डी, डी इसमें राइट ऑप्शन होगा। विच तो डी में टेस्ट एंड स्मेल बोथ आर कीमो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू इज, टिश्यू, कोई भी टिश्यू उसका माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन करते हैं उसको कहते क्या है, ये इसमें पूछा गया है। तो मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इटियोलॉजी एंड हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी क्या है, किसी सेल का बढ़ जाना बहुत ज़्यादा। इटियोलॉजी ये एक अलग ब्रांच हो गई। हिस्टोलॉजी ये एक हाँ, ये देखिए हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मीन्स क्या होता है, टिश्यू, टिश्यू की स्टडी करना। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा बी, हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू इज हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इज, कनेक्टिव टिश्यू, सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन है? तो कनेक्टिव टिश्यू का नाम आते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहली बात आती है वो ये आती है कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन सिर्फ ब्लड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, जो भी टिश्यू ऐसे जो कनेक्शन का काम करे वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। लिम्फ दिया हुआ है पहला ऑप्शन, बोन दिया हुआ दूसरा ऑप्शन, ब्लड दिया हुआ है, एडिपोज दिया हुआ। मजे की बात आपको बताऊं कि ये इन्होंने पूरा क्लासिफिकेशन दे दिया है, ये सभी के सभी कनेक्टिव टिश्यू है। तो एक चीज़ तो आप ये याद कर लीजिए, कनेक्टिव टिश्यू होते क्या है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा इसका, आप चाहें तो उसकी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो आपको अब अगर ये चारों कनेक्टिव टिश्यू हैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है, सबसे हार्डेस्ट कौन होता है? बोन होता है। तो बोन इज अ हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये देखिए, ये है कनेक्टिव टिश्यू का चार्ट कि कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से आ गए, ब्लड आ गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू आ गए, एडिपोज आ गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज ये इतने कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट या हार्डेस्ट कौन सा हो गया, बोन हो गया। तो अगर आपको नहीं याद है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जिन बच्चों ने कर रखा है उनको डेली एक MCQ मिलता है, वो MCQ टेस्ट सीरीज उनको ऑटोमेटिक वो मिलने लगता है डेली एक क्वेश्चन, जिसको वो सॉल्व करते रहते हैं, उनकी एक अच्छी प्रैक्टिस होती रहती है। तो ये जो वीडियोस मैं दे रहा हूँ इसके अलावा डेली MCQs अगर फ्री आपको चाहिए तो आप चैनल को, फार्मा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जितने भी मैं नए नोटिफिकेशन डाल रहा हूँ वैकेंसीज़ को लेकर, जितने भी वीडियोज़ डाल रहा हूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पायरेशन इन ए सेल इज़ मेनली गवर्न्ड बाई, सेल के अंदर रिस्पायरेशन कैसे होता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। वैक्यूल्स, साइटोसॉल, माइटोकांडिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या गोल्जी एपरेटस भी इसको कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा माइटोकांडिया। माइटोकांडिया ही पावर हाउस भी बोला जाता है, कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, तो आंसर होता है माइटोकांडिया। वहाँ क्या होता है, वहाँ रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन वहीं पूरी प्रोसेसिंग होती है, तो माइटोकांडिया इसका सही ऑप्शन होगा। बहुत से एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बेसिक क्वेश्चन है जो जनरल साइंस या जनरल बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कुछ एग्ज़ाम्स जैसे कि रेलवे फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम्स, जिसमें जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के उठा लिए जाते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा जो RRB का एग्ज़ाम है उसमें आने वाले जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं। उसके लिए मैं शॉर्ट्स बनाना मैंने शुरू कर दिया, आप चाहे तो देख सकते हैं, मेरे वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गए हैं, जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्यूनिटी आफ्टर हेपेटाइटिस ए लास्ट फॉर, इम्यूनिटी अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हो गया तो कितने दिन तक उसकी इम्यूनिटी रहती है? 6 मंथ, 1 ईयर, 6 ईयर, लाइफ लॉन्ग। तो इसमें ऑप्शन है लाइफ लॉन्ग। अगर किसी को एक बार हेपेटाइटिस ए हो गया तो उसको जीवन में दोबारा कभी हेपेटाइटिस रिपीट नहीं होता है। उसका रीज़न यही है कि जो इम्यूनिटी है, जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं जो हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट बन गए हैं, ये इम्यूनोग्लोबिन्स उसकी ब्लड में हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं, और उसकी बॉडी पहचान भी जाती है कि इस तरीके का अगर कोई भी एंटीजन आएगा तो हमको तुरंत ये इम्यूनोग्लोबिन बनाना है, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तो वो इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है जो नॉन पेप्टाइड है?
अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन, एल्डेक्टोन एंड थायरॉक्सिन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें सही ऑप्शन होगा वैसोप्रेसिन। ये नॉन पेप्टाइड है, बाकी पेप्टाइड हार्मोन्स में आते हैं। इसमें देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एलिमेंट दैट इज़ नॉट फाउंड इन ब्लड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने बताया कि कई क्वेश्चंस ऐसे जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हैं और वो जनरल साइंस से रिलेटेड हैं। बेसिक साइंस, बेसिक बायोलॉजी, बेसिक ह्यूमन बायोलॉजी उसको माना जाता है। और वो सारे क्वेश्चंस आरआरबी जैसे फार्मेसी एग्ज़ाम्स या ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, डीएसएसपी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, इसमें आने वाले बेसिक क्वेश्चंस में उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उसी में से एक क्वेश्चन ये है, कौन सा इसमें ऐसा एलिमेंट है जो ब्लड में नहीं पाया जाता? ऑप्शन है आयरन पाया जाता है, कॉपर पाया जा सकता है, क्रोमियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये अब इसमें सही आपको पता चल गया होगा कि क्रोमियम ब्लड में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एथेनॉल काज डैमेज टू द। अगर बहुत ज़्यादा एथेनॉल कंजप्शन किया गया है तो उससे क्या नुकसान होता है? किडनी खराब होती है, लंग खराब होता है, हार्ट खराब होता है, लीवर खराब होता है। अब हालांकि यहाँ एथेनॉल मीन्स के अल्कोहल अल्कोहल के कंजप्शन से किडनी भी खराब होती है, लेकिन कोई भी बाहर से जब भी हम कोई भी चीज़ इंजेक्शन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वो सबसे पहला इफेक्ट जो उसका है वो लीवर के ऊपर पड़ता है। इसलिए हम लीवर का यहाँ ऑप्शन टिक करेंगे। अगर लीवर एंड किडनी बोथ होता तो किडनी का, तब लीवर एंड किडनी बोथ ऑप्शन टिक करते, या लीवर ना होता और सिर्फ किडनी होता तो किडनी टिक करते। चूंकि यहाँ लीवर है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट लीवर के ऊपर ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द बैक ऑफ द आई बॉल इज नोन एज। आई बॉल की इनर लाइनिंग, जो पूरा बॉल बड़ा सा बना रहता है फिगर में, अगर आपको ना याद हो तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके लिए फिगर लाया हूँ, और फिगर को ध्यान से देखिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि आई आई से एक क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ पूछा है उसकी आई की एनाटॉमी से क्वेश्चन, तो उसको कहते क्या है? पहला ऑप्शन रेटिना, दूसरा ऑप्शन ब्लाइंड स्पॉट, तीसरा ऑप्शन प्यूपिल, चौथा ऑप्शन कॉर्निया। तो अगर जिनको स्ट्रक्चर याद है वो तुरंत इसका आंसर टिक कर लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा रेटिना। जो अंदर की लाइन होती है आई की, उसको रेटिना बोलते हैं, और इमेज फॉर्मेशन के लिए वही सबसे मेन जगह है। चलिए आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ इसकी। ये देखिए, फार्मा स्टडी चैनल आपके लिए लाया है ये पिक्चर आई एनाटॉमी की। अब इन्होंने सवाल जो पूछा था वो ये जो अंदर वाली लाइन है, इसका नाम पूछा था इन्होंने। इसका नाम है रेटिना। ये देखिए यहाँ बना हुआ है। फिर ब्लाइंड स्पॉट हो गया। फिर उसके बाद इसके अंदर की जो बीच की लाइन है उसको स्केलेरा कहते हैं। अंदर जो पानी भरा हुआ है इसको विट्रस कहते हैं। ये जो आगे यहाँ ये जो लगा हुआ है इसको लेंस कहते हैं। इसके आगे वाला हिस्सा जो दिख रहा है सामने से किसी की आंख में देखने में जो दिखता है उसको प्यूपिल कहते हैं। कॉर्निया इसके ऊपर की लेयर हो गई, और आइरिस ये मसल हो गई जो इस लेंस को होल्ड करके रखी हुई हैं। तो बहुत ही आसान एनाटॉमी है, बिल्कुल कठिन नहीं है। चाहे आप बी फार्म डी फार्म पढ़ाई कर रहे हैं तब भी ये आपके काम आएगी। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी इसको बेसिक स्ट्रक्चर की तरह इसको याद जरूर कर लीजिए। तो ये सवाल पूछा गया था रेटिना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर किसका सिक्रीशन रोकते हैं? इन्होंने ऑप्शन दिया। आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से नाम आते ही आपको याद आना चाहिए कि ये कहाँ का सवाल है। ये सवाल है, इन्होंने स्टमक से उठाया हुआ है। थोड़ा स्टमक से उठा के इन्होंने पूछ लिया कि भाई वहाँ क्या क्या सिक्रीशन होता है और किस सिक्रीशन को रोकता है, क्योंकि वहाँ तो म्यूकस भी निकलता है पेट में, गैस्ट्रिक एसिड भी पेट में निकलता है, पेप्सिन भी पेट में निकलता है। तो क्या ऑल ऑफ द अबव होगा? नहीं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर केवल और केवल गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को रोकता है, एचसीएल के सिक्रीशन को रोकता है केवल और केवल, और किसी को नहीं। कौन कौन से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं इसके लिए मैं आपके लिए एक चार्ट लाया, बहुत इंपॉर्टेंट। जिनको ना याद हो वो याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ओमेप्राजोल, ये डोज दी हुई है। हालांकि एग्जाम्स में डोज नहीं पूछी जाती है, लेकिन फार्मासिस्ट के एग्जाम जैसे कि डीएसएसबी, ईएसआईसी, इसमें कुछ एक दो बार डोज पूछी जा चुकी है। तो बहुत से ये फेमस और कॉमन मेडिसिन हैं, तो इनके डोज जैसे एस्प्रिन की डोज क्या है, पैरासीटामॉल की डोज क्या है, ओमेप्राजोल की डोज क्या है, पेंटाप्राजोल की डोज क्या है, इसमोप्राजोल की जो क्या, रविप्राजोल की। तो कॉमन जो मेडिसिन है उनकी डोज याद होनी भी चाहिए एज बीइंग ए फार्मासिस्ट। तो इसमें देखिए, ओमेप्राजोल, लेंसाप्राजोल, पेंटाप्राजोल, इसमोप्राजोल एंड रेविप्राजोल, ये इतनी मेडिसिन आपको नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। और ये सभी के सभी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं। इनको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? पीपीआई, पीपीआई बोला जाता है इनको, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ये सभी एक 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 सवाल और जाता है, ये सभी ऐड कहाँ करते हैं? ये प्रोटॉन पंप पे ऐड करते हैं, प्रोटॉन पंप पे ऐड करते हैं, जो कि गैस्ट्रिक सेल्स में पाया जाता है, और वहाँ गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन ब्लॉक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड इन, स्पर्मेटोजोआ कहाँ बनते हैं? पहला ऑप्शन है वास्ट डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, लीडिंग सेल्स, सेमिनल वेसिकल्स। अब यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब इसमें देखते हैं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा सेमिनल वेसिकल। इन 4 ऑप्शंस में जो राइट आंसर है वो है सेमिनल वेसिकल। इसको याद कर लीजिए, ये आया है स्पर्मेटोजेनेसिस से, ये सवाल उठाया गया है। और लीडिंग सेल से क्या है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है। तो ये सवाल पूछा था कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, फिर टेस्टोस्टेरोन को कौन स्टिमुलेट करता है, कौन सा हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है या फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन है, तो वो ल्यूटिनाइजिंग LH हार्मोन होता है जो लीडिंग सेल पे ऐड करता है LH हार्मोन, और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, फिर वो इंड्यूस करता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए सेमिनल वेसिकल्स में, तो स्पर्मेटोजोआ वहाँ फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म इसकी है। तो बेसिक मैकेनिज्म पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले ये देखिए, ये चार्ट बना हुआ है, ये हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला, उसने LH और FSH को स्टिमुलेट किया। LH और FSH ने, LH ने अपना काम किया, टेस्टोस्टेरोन सेल्स ऑफ लेडिक से टेस्टोस्टेरोन निकलने लगा, टेस्टोस्टेरोन ने फिर यहाँ अपना काम शुरू कर दिया और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए एक्शन देना शुरू कर दिया, स्पर्म फॉर्मेशन शुरू हो गया यहाँ। और ये देखिए, ये स्पर्म फॉर्मेशन हो गया और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, जिसकी भी बात की थी, वहाँ से स्पर्म बनने लगा। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है और फिर बाद में ये ऑटो इनहिबिशन भी हो जाता है। ऑटो इनहिबिशन क्या होता है, ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन मैकेनिज्म में ये आपको पूरा मिलेगा। अगर आपको इसको लेकर क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अलग से बता दूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच किडनी, हर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 10 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन या 1000। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है 1 मिलियन। एक नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन मीन्स क्या होता है, किडनी। टोटल कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती हैं। तो इसमें किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? किडनी जो है वो नेफ्रॉन से मिल के बनी रहती है। यहाँ मैं थोड़ा ये बोल गया कि नेफ्रॉन में किडनी होती है, नेफ्रॉन में किडनी नहीं होती, किडनी नेफ्रॉन से मिल के बनी होती है। उससे 1 मिलियन जो है वो नेफ्रॉन टोटल होते हैं। नेफ्रॉन वो यूनिट है, वो सेल है जो कि किडनी में पाई जाती है, जहाँ फिल्ट्रेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है? पीएच को लेके मैंने फार्मा स्टडी चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो और एक पोस्ट अपलोड कर रखी है, नोट्स की पोस्ट। आप लोग नोट्स मांगते रहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फार्मा स्टडी चैनल पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसके नोट्स छोटे छोटे बना के डाल देता हूँ। आप लोग उसको याद करते रहिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो और आपकी तैयारी ऐसी हो कि 2024 में एटलीस्ट कम से कम कोई ना कोई एक फार्मा एग्ज़ाम आप ज़रूर निकालिए और आप सिलेक्शन जल्दी से जल्दी कहीं गवर्नमेंट जॉब में लीजिए। ये मेरी बेस्ट विशेस है, इसलिए मैं इसी तरीके के नोट्स तैयार करके और उसके एक पैम्पलेट जैसा बना के अपने ग्रुप में इस चैनल पे डाल देता हूँ। तो पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, इसमें सही ऑप्शन होगा 7.5। राइट ऑप्शन इज 7.5। पीएच को लेके ह्यूमन बॉडी में जो डिफरेंट फ्लूइड्स है, पीएच है, सलाइवा है, यूरिन है या गैस्ट्रिक एसिड है, इनके पीएच कितने होते हैं, इसको लेके बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसको लेके चार्ट मैंने अपलोड कर लिया, उसको काइंडली याद कर लीजिए। बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन आता ज़रूर एक ना एक पीएच कोई ना कोई ज़रूर ह्यूमन बॉडी का, टीयर्स का पूछ लेगा, आंसू का पूछ लेगा, तो इस तरीके से आता ज़रूर है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से सवाल पूछे गए हैं पहले, उसको लेके फार्मा स्टडी चैनल रेगुलर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करता रहता है। काइंडली उन नोट्स को पढ़िए और अपना सिलेक्शन कंफर्म करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल आर ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स एक्सेप्ट, इन सभी में सभी ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स दिए हैं इन्होंने, लेकिन एक नहीं है। कौन नहीं है वही पूछा है। ऑप्शंस क्या है? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स। अब इसमें सही ऑप्शन क्या है वो देखने के लिए मैं, देखिए आपके लिए चार्ट लाया हूँ। इन्होंने बोला है ग्रेनुलर, ग्रेन्यूल्स वाले, ऐसे ल्यूकोसाइट्स जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो मैं बता दूं कि जो ग्रेन्यूल्स वाले होते हैं वही स्टेनिंग देते हैं। ये आपने पढ़ा होगा तो उसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और इसिनोफिल, ये 3 तो होते हैं, लेकिन लिम्फोसाइट जो है इसके अंदर ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं। और इसको लेके बहुत ही आसान एक चार्ट मैं आपके लिए लाया हूँ। उस चार्ट को आप देखिए और उसको याद करिए। देखिए, जब क्या होता है कि ब्लड की सेल्स जब बनती हैं तो उस सेल्स को स्टेम सेल्स बोला जाता है। वो स्टेम सेल्स हैं, उससे 2 तरीके से, माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फाइड स्टेम्स। अब इसमें ग्रेन्यूल नहीं होता है, और माइलॉइड स्टेम सेल्स में 2 तरीके की सेल बनती हैं, आरबीसी और माइलोब्लास्ट से, ये ग्रेनुलोसाइट्स। ये देखिए, ये
ग्रेनुलोसाइट्स है। तो इसमें इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, इसका नाम कैसे पड़ा है ये मैं बहुत ही बेसिक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। बी फार्मा और डी फार्मा बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, इसिनो मीन्स होता है एसिड। तो जो एसिडिक स्टेन से कलर हो जाए उसको इसिनोफिल कहते हैं। बेसोफिल मीन्स जो बेसिक स्टेन से, बेसिक डाई से कलर हो जाए उसको बेसोफिल कहते हैं। और न्यूट्रोफिल जो ना एसिड डाई से कलर हो, ना बेसिक डाई से कलर हो, लेकिन उसके अंदर ग्रेन्यूल्स हों, माइक्रोस्कोप में ग्रेन्यूल्स दिखे, उसको न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। तो इसके आधार पे इनका नाम रखा गया है। ये आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये नाम कैसे रखा गया है। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए और आपको अपने अपकमिंग फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत सी वैकेंसीज़ 2024 में आ रही हैं, उन सब की तैयारी मैंने अपने चैनल पे कराना शुरू कर दी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए फार्मा स्टडी चैनल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक।